Today we will try to understand the basic and important aspects of the Limitation Act, और जो हम ये समझने की कोशिश करेंगे लिमिटेशन एक्ट के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं. We will try to understand these from the perspective of the banking only. जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो मैक्सिमम इनका सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे. जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बारोर्स को मनी लैंड करते हैं, और जब वो डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट्स में, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी लेंड बाय द बैंक्स. जो ये डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं बैंक्स के पास, इन मोड्स को मेनली दो एक्ट्स डील करते हैं, और वो दो एक्ट्स हैं द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, जिसको हम सरफेस एक्ट कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता क्या है. जो डेफिनेशन लिमिटेशन की है, that is it's always in relation to a document which entitles the beneficiary to take action in court of law. Period of limitation means the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the schedule, and prescribed period means the period of limitation computed in accordance with the provisions of the act. Suit does not include an appeal or an application. पर्सन के फेवर में एक राइट एक्रू होता है. द राइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ दैट द सेड पर्सन कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन, ही मे गो फॉर एन अपील. तो किस टाइम तक ये राइट्स वो एनफोर्स कर सकता है कोर्ट में, ये जो पीरियड है इसको हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं. जब ये पीरियड एक्सपायर होता है तो उसके बाद वो ये राइट्स अवेल नहीं कर सकता है अनलेस द कोर्ट कंडोन्स द डिले. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सिंपलीफाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन, और इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि लिमिटेशन पीरियड होता क्या है इन बैंकिंग पैरालेंस. एक बैंक लोन ग्रांट करता है मिस्टर ए के फेवर में, और ये जो लोन है इसमें हम दो इंस्टेंसेस लेंगे. इन द फर्स्ट इंस्टेंस द लोन इज़ सिक्योर्ड बाय mortgage of land, and in the second instance let's say Mr. A has just executed a DP note, demand promissory note, in favor of bank. अब हम देखेंगे इन दो इंस्टेंसेस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा. पहले इंस्टेंस में ए ने बैंक से लोन अवेल किया, और इन रिटर्न ही एग्जीक्यूटेड a mortgage deed in favor of the bank, and after availing the loan he defaulted in the repayment of the loan. उसने डिफ़ॉल्ट किया और एज a result the account turned NPA. अब इसमें लिमिटेशन पीरियड कितना है, इसमें लिमिटेशन पीरियड है 12 years, और ये 12 years है नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द mortgage deed but from the date of NPA. As such, there is a period of 12 years from the default during which the bank can file a mortgage suit in the court of law and recover its debt. इसमें 12 साल है from the date of default or date of NPA, and not from the date of execution of the mortgage deed, जो हम मेन गलती कर जाते हैं इन केसेस में कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन करने में. दूसरी इंस्टेंस में द बारोअर एग्जीक्यूट्स अ DP note. The loan is not secured by any collaterals in the form of mortgage और hypothecation, खाली वो एक DP note एग्जीक्यूट करता है. तो इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है DP note का वो 3 years है, एंड द डेट इज़ एंड पीरियड इज़ रेकन्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द DP note. जिस दिन से हम DP note पे ऊपर डेट डालते हैं उस डेट से हम
3 ईयर्स आगे कैलकुलेट करेंगे जिसमें ये डीपी नोट वैलिड रहेगा, और जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। डीपी नोट होता क्या है? ये एक प्रॉमिस होता है, जो बोरोवर एक प्रॉमिस करता है कि मैंने लोन लिया है बैंक से तो मैं ये रिपे करूँगा। ये होता है डीपी नोट। और जो ये प्रॉमिस है वैलिड रहता है खाली 3 साल तक, और उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ही हमें एक नया प्रॉमिस, एक डीपी नोट नया लेना होता है to extend the period of limitation beyond the period of 3 years. Moving forward, let's try to understand how to compute the period of limitation. When the period of limitation expires on a day when the courts closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens. अगर हम कोर्ट में जाते हैं एक सूट फाइल करने के लिए या अपील प्रेफर करने के लिए या एक एप्लीकेशन देने के लिए, तो उस दिन कोर्ट बंद होता है और ये लिमिटेशन का आखिरी दिन होगा। तो लिमिटेशन पीरियड will be extended and you can file the application or prefer an appeal or make an application, file a suit on the day when the court reopens. इसमें जिस पीरियड के लिए कोर्ट बंद होगा उस पीरियड से लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक ऐसा इंस्टेंस भी है इस केस में जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे हम कंप्यूट करेंगे। से फॉर एग्जांपल कोर्ट से एक ऑर्डर आता है और जो ये ऑर्डर है ये बैंक के फेवर में नहीं है, इट्स नॉट इन फेवर ऑफ द बैंक एंड द बैंक इंटेंड्स टू appeal against the order, the bank intends to assail the order. तो इस केस में the day on which the judgment the bank wants to complain against, the bank wants to appeal against, the day on which the judgment is pronounced, जिस दिन ये judgment pronounce होगी वो दिन, वो वाला दिन और वो वाला टाइम जो बैंक को लगेगा to obtain a copy of the impugned order जिसके अगेंस्ट हम अपील करना चाहते हैं। जितना टाइम ये कॉपी लाने में लगेगा कोर्ट से, तो वो पीरियड एक्सक्लूड होगा। वो दिन जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है और वो पीरियड दैट वी रिक्वायर टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द ऑर्डर is excluded in computing the period of limitation. For an application of execution of a decree, the period during which the institution or execution has been stayed by an injunction or an order of court, the day on which the order was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। A takes a loan of rupees 10 lakhs from B on a particular date, and thereafter after some time, say after a period of 2 months, A defaults in repayment of the loan, the account turns and pay, the bank files a recovery suit of rupees 10 lakh 50,000 maybe the interest is in the loan account, and the court as such passes a decree wherein whereby the court requires Mr. A to pay a sum of rupees of 10 lakh 50,000 with interests to the bank. तो उसमें एक ऑब्लिगेशन बनेगी दैट ही respecting the orders of the court has to pay the bank an amount of 10 lakh 50,000, but it doesn't repay the loan as per the decree. तो बैंक के पास क्या ऑप्शन रहता है? द बैंक कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स। जो कोर्ट ने डिग्री पास की तो बैंक कोर्ट के पास जाएगा कि जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो आप इसको एग्जीक्यूट कराइए।
इस इंस्टेंस में अगर कोर्ट ने एक डिग्री पास की इन फेवर ऑफ बैंक अगेंस्ट मिस्टर ए एंड मिस्टर ए वाज रिक्वायर्ड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो हो सकता है मिस्टर ए को ये ऑर्डर अच्छा ना लगे. ही इज़ एग्री विद ऑफ द ऑर्डर and he has an option to file an appeal, and the appellate court may give an interim order, ST order, against the earlier decree, whereby the execution of the decree is kept in abeyance. तो इस इंस्टेंस में जिस दिन ये ऑर्डर पास होता है स्टे का, और तब तक जब तक ये ऑर्डर विड्रा ना किया जाए, तो जो ये इंटरवीनिंग पीरियड है ये एक्सक्लूड किया जाता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. मूविंग ऑनवर्ड, फॉर फाइलिंग एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ टू बी गिवन और for which previous consent or sanction of government or any other authority is required in accordance with the requirements of the law for the time being in force, the period of such notice or the time period of obtaining such consent or such sanction shall be excluded. Let's understand the underlying concept by an example. अगर हमको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोसिक्यूट करना है, तो हम सीधा उसको उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें पहले गवर्नमेंट से एक सैंक्शन लेनी पड़ती है कि हम एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं. गवर्नमेंट सैंक्शन देगी तो उसके बाद ही हम उस पर्सन को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. तो ये टाइम पीरियड जो हमें सैंक्शन ऑब्टेन करने में लगेगा, तो इस पीरियड को फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सक्लूड किया जाता है. Again, in computing the period of limitation for any suit, the time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India under the administration of central government shall be excluded. जिस पीरियड के लिए बोरोवर जो डिफेंडेंट होगा इन केस ऑफ रिकवरी सूट इंडिया से बाहर रहेगा, तो उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. Let's now take some important points with respect to limitation from the examination point of view. A limitation period bars remedy of filing a suit but does not take away the right of recovery of debt. जब एक लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होता है, तो जो चीज़ बार होती हैं, दैट द बैंक कांट मूव टू द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ द डेट्स, द बैंक कांट फाइल अ सूट, बट जो राइट ऑफ रिकवरी बैंक के पास रहता है, दैट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. देयर इज़ नो लिमिटेशन इन केस ऑफ प्लेज, लियन एंड सेट ऑफ. इन तीन चीज़ों में कोई लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है एज पर लिमिटेशन एक्ट. प्लेज, लियन और सेट ऑफ में द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम for the purpose of calculation of limitation period of a document. से फॉर एग्जांपल एक डीपी नोट है, उसको एग्जीक्यूट किया गया है ऑन 1 मार्च 2022, तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड करेगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. मगर इस पीरियड को कैलकुलेट करने में जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है 1/3/2022, ये वाला डे एक्सक्लूड हो जाएगा. लिमिटेशन पीरियड, द लिमिटेशन कांट बी एक्सटेंडेड वेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अगर दो पार्टीज़ एक एग्रीमेंट करते हैं कि लिमिटेशन पीरियड को हम एक्सटेंड करेंगे या वेव ऑफ करेंगे, वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है. और जो लिमिटेशन पीरियड है ये एक्सटेंड हो जाता है बाय एक्नॉलेजमेंट, या तो जो बोरोवर है वो एक्नॉलेज करेगा डेट को, या वो एक पार्ट पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डेट देगा. मगर जो ये एक्नॉलेजमेंट या पार्ट पेमेंट है, दैट शुड बी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द
पीरियड ऑफ लिमिटेशन। विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर वो एक्नॉलेजमेंट करता है या पार्ट पेमेंट देता है तो उस टाइम से एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड होगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट या पार्ट पेमेंट है ये या तो बारोवर एक्नॉलेज कर सकता है या पार्ट पेमेंट दे सकता है, या उसका एक एथोराइज्ड एजेंट अगर वो एक्नॉलेज करता है या पार्ट पेमेंट देता है तो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा। Towards the end of the Limitation Act, there's a schedule to the Limitation Act which provides various important aspects with respect to the limitation period. तो उसको करने से पहले we will try to understand two different concepts with respect to mortgage of land, that is right of redemption and right of foreclosure. ये जो राइट ऑफ रिडम्पशन है ये मॉर्गेजर का राइट होता है। मॉर्गेजर क्या करता है, ही मॉर्गेज द लैंड टू द बैंक एंड इन रिटर्न ही रिसीव्स मनी द डेट, and in case he defaults in the repayment of the debt, the bank is entitled to recover the mortgaged land and dispose it off or sell the same. और इन केस जो बोरोवर है ये अपना मॉर्गेज मनी पे करता है बैंक को, तो उसके पास एक राइट बनता है टू obtain back the mortgage property from the बैंक। इस राइट को राइट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। In a transaction of mortgage, the mortgagor has right to redeem, get back his property on payment of the debt. It is called the right of redemption. Right of redemption is a statutory right and can't be taken away by the provisions of Contract Act. अगर वो इसके कंट्रारी भी कोई एग्रीमेंट करता है बैंक के साथ कि मैं अपना राइट ऑफ रिडम्पशन यूज़ नहीं करूँगा, तो फिर भी ये मॉर्गेजर के पास अवेलेबल रहता है ये राइट, इट कांट बी टेकन अवे। जैसा कि मॉर्गेजर के पास एक राइट अवेलेबल है राइट ऑफ रिडम्पशन का, कि अपना डेट पे करने के बाद वो बैंक से अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है वापस, जिसको राइट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। इन द सिमिलर लाइन्स मॉर्गेजी के पास भी एक राइट अवेलेबल है राइट ऑफ फोरक्लोजर का। मॉर्गेज डेट के जब वो ड्यू होता है तो उसके पास एक राइट अवेलेबल रहता है कि वो अब कोर्ट में जाएं और प्रे करें कि मॉर्गेज का जो राइट ऑफ रिडम्पशन है उसको एक्सटिंग्विश किया जाए। इनफैक्ट द मॉर्गेजी वांट्स टू सील द राइट ऑफ रिडम्पशन। तो जो ये राइट अवेलेबल है मॉर्गेजी के पास, जिसे वो मॉर्गेज के राइट ऑफ रिडम्पशन को सील करता है, एक्सटिंग्विश करता है, उसको राइट ऑफ फोरक्लोजर कहते हैं। इट्स राइट ऑफ फोरक्लोजर। मूविंग ऑन टू द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसमें जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं उनका हम लिमिटेशन देखेंगे। डीपी नोट का इट्स 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। बिल ऑफ एक्सचेंज 3 years व्हेन द बिल फेल्स। अगर एक टर्म लोन है, टर्म लोन एग्रीमेंट है, इसमें 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। एनफोर्समेंट ऑफ पेमेंट secured by mortgage 12 years from the date when the money becomes due. अगर sued by mortgage for possession of immovable property है वो 12 years from the date when the mortgagee becomes entitled to mortgage property. Letter of guarantee 3 years from the date of determination of guarantee. Right of foreclosure 30 years from the date when the money secured becomes due. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एक डिक्री है बैंक के पास तो कब तक एग्जीक्यूट करा सकते हैं कोर्ट में, इट्स 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कोई बैंक में फ्रॉड करता है तो उसका लिमिटेशन है वो कब तक उससे हम पैसे वापस ले सकते हैं, इट्स 3 years फ्रॉम द डेट जब हमको पता चलता है कि फ्रॉड हुई है। Appeal to High Court 90 days from the date of decree. Appeal to other courts from the decision of lower court 30 days. In case of High Court it is 90 days.
और बाकी कोर्ट्स में 30 डेज। मनी पेड बाय ओवरसाइट इन एक्सेस इन सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। अक्सर होता है बैंक्स में कि हम बाय ओवरसाइट ज़्यादा पैसे देते हैं सेविंग और करंट अकाउंट्स में। तो इन केसेस में 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द डिटेक्शन ऑफ मिस्टेक। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको मेमोराइज़ करने का जो एक अच्छा तरीका है, दैट्स एन ए टू मेमोरी। इन केसेस में हम खाली जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे फोरक्लोजर का 30 years है, मॉर्गेज का 12 years है, खाली इन चीज़ों को हम याद करेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं मैक्सिमम केसेस में इट इज़ 3 years।